प्यारे बाल वैज्ञानिकों, देखो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। बेटा कि आपको इनकरेक्ट मैच को क्या करना है, तो सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहां पर देखो कि एक तरफ बेटा मिनरल दिए हैं और दूसरी तरफ बेटा डेफिशिएंसी डिसीज दिए हैं, ठीक है। तो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से बेटा एनीमिया होता है सर, यस सर। देन बेटा कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है, सही बात है सर। आयोडीन की डेफिशिएंसी की बेटा ग्वाइटर होता है, सही बात है। पर लेकिन सर सोडियम की डेफिशिएंसी की वजह से बेरी बेरी नहीं होता, तो सोडियम की डेफिशिएंसी की वजह से हाइपोनेट्रेमिया होता है, ठीक है, हाइपोनेट्रेमिया। और बेटा कि देखो कि बेरी बेरी जो है, तो बेरी बेरी B1 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन बेटा कि क्या होगा यहां पर, सही होगा, ठीक है। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑड वन आउट बताना है। तो ऑड वन आउट में सोचना क्या है, देखिए क्लोरीन यूज होता है वाटर के प्यूरिफिकेशन में, ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है वाटर के प्यूरिफिकेशन में, बैक्टीरिया को किल करते हैं दोनों। एलम का यूज होता है वाटर के फिल्ट्रेशन में, वो सारे सॉलिड सब्सटेंस को नीचे सेटल डाउन करवा देता है। लेकिन सॉल्ट तो जस्ट वाटर में सॉल्युबल है, वो वाटर के प्यूरिफिकेशन में तो इन्वॉल्व ही नहीं है। तो ऑड मैन आउट में ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सॉल्ट। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस कोरिलेशन को कंप्लीट करिए। क्या है कोरिलेशन? कि विनेगर सॉल्युबल सब्सटेंस है जो कि वाटर में घुलता है। तो बताइए अमोनियम क्लोराइड क्या है? तो देखो अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, तो वाटर में तो सॉल्युबल होगा ही होगा, इसका मतलब इनसॉल्युबल वाला नहीं आएगा। और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl, और इसी को हम कहते हैं नवसागर। ये आपको दिमाग में रखना है। अब अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हीट करने पे वो सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस सब्सटेंस में जाएगा, तो वो सब्लिमेबल है। नेक्स्ट मैग्नेटिक नहीं है, नॉन मैग्नेटिक है, वो गैसियस सब्सटेंस नहीं है। अमोनियम क्लोराइड रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में मिलता है, तो ये भी नहीं आ सकता। एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज सब्लिमेशन सब्सटेंस। तो चलिए आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा बता दीजिए। थैंक यू सर। तो देखो बेटा कि यहां पर क्या दिया है कि इसके अंदर बेटा कि आपको दिया है कि विटामिन और एक मिनट बेटा। तो यहां पर देखो कि क्या दिया है कि स्टडी द गिवन टेबल। बेटा आपको टेबल को क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। और इसके अंदर बेटा विटामिन B3 जो है, तो B3 का बेटा सोर्स कौन सा होता है? आपको मालूम है कि जो होल ग्रेन होते हैं बेटा, तो होल ग्रेन क्या होता है, तो विटामिन B3 का सोर्स होता है, ठीक है। देन देखो कि नेक्स्ट क्या है कि कैरेट के अंदर बेटा कि कौन सा विटामिन होता है, तो उसके अंदर बेटा A विटामिन होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट कहा है बेटा आपको कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बेटा कौन सी बेटा की क्या होता है, डिसीज होता है, तो रिकेट होता है, ठीक है। और विटामिन सी की डेफिशिएंसी के क्या होता है बेटा, तो यहां पर स्कर्वी होता है, ठीक है। तो इनमें से देखो बेटा फर्स्ट का आएगा होल ग्रेन, देन सेकेंड का ए आएगा, थर्ड का रिकेट आएगा और फोर्थ का स्कर्वी आएगा। तो बेटा कि थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, सही ऑप्शन है, ठीक है। चलो आइए सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि डैश डिस्कवर्ड ग्रेविटेशन इन द 17th सेंचुरी। यहाँ पे आपका सेंचुरी हो जाएगा। तो बेटा ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे जानते हैं कि ग्रेविटेशन की डिस्कवरी किसने की थी, किया था किसने, आइजैक न्यूटन ने। तो हमारा जो ऑप्शन 2 है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम ए इन्फ्लेटेड बैलून। अगर हम एक बैलून को इन्फ्लेट कर रहे हैं, फुला रहे हैं, तो एयर इज ब्लोन आउट, उसमें से हवा, जैसे हमने एक बैलून को फुलाया और उसको छोड़ दिया तो तुरंत हवा बाहर निकल रही है ना। तो यही ये कह रहा है कि एयर इज ब्लोन आउट इफ इट इज लेफ्ट फ्री, उसको फ्री छोड़ देने पे हवा बाहर निकल जा रही है। तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो हवा बाहर बैलून में से निकल रही है, उसके लिए कौन सा ऑप्शन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड द बैलून। बिल्कुल सही बात है, वो तो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि बैलून के अंदर ज्यादा प्रेशर, बाहर कम प्रेशर, तो पटाख से गैस बाहर की तरफ निकलती है, तो ये तो रिस्पॉन्सिबल है। देखो नेक्स्ट सेकंड देखेंगे, इक्वल प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड द बैलून। महागलत है ये, बैलून के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, बाहर कम होता है, सेकंड वाला गलत हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एयर टू फ्लो, हाँ एयर की प्रॉपर्टी होती है फ्लो होने की।
द टेंडेंसी ऑफ balloon टू गेट डिफ्लेटेड, बिल्कुल सही बात है। बैलून जो होता है वो इलास्टिक नेचर का होता है, तो डिफ्लेटेड होने की टेंडेंसी उसके पास होती है, ये भी सही है। तो बोल रहा है कौन सी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है दोनों का प्रेशर सेम है, ये गलत है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आ रहा है क्या? तो चलिए आइए सर इस क्वेश्चन को बताइए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फॉलिंग डाउन इट्स स्पीड। आपको पता है कि जब कोई आपका ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फॉल होने लगता है, नीचे की तरफ फॉल होने लगता है, गिरने लगता है, तो जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करती है? नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ बेटा अट्रैक्ट होता है तो हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी स्पीड इंक्रीज करती है। तो ऑप्शन देखते हैं, गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो आपका पहला ही ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन को ऑप्शन को देख के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है और क्वेश्चन को सॉल्व करना ज्यादा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर। ठीक है, ओके सर, ठीक है। तो देखो कि क्वेश्चन नंबर 8 बेटा की क्या कहता है, आइडेंटिफाई द फिगर्स W टू Z। बेटा ये आपको 4 फिगर्स यहां पर दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि क्या कहा है, एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। बेटा कि इसके बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। ठीक है, तो बेटा कि ये हमारा क्या है, तो बीट है सर, W हमारा बीट है सर, देन X बेटा की गार्लिक है। ठीक है, और बेटा की Y क्या है, टोमेटो है, और बेटा की ये Z क्या है, तो व्हीट है। ठीक है, तो देखो बेटा की क्या कहा है, ठीक है, कि W इज अ मॉडिफाइड टैप रूट। बेटा की जो बीट होता है तो बीट रूट बेटा मॉडिफाइड टैप रूट होता है। ठीक है, सही बात है। एंड वी सर्व एज द स्टोरेज ऑर्गन, सही बात है। देन एडिबल पार्ट ऑफ द X यानी कि गार्लिक का एडिबल पार्ट इज द सेम एज द एडिबल पार्ट ऑफ ऑनियन। तो सही बात है बेटा, इसके जो मॉडिफाइड लीव्स होते हैं गार्लिक और ऑनियन के, वो एडिबल पार्ट होता है। ठीक है, ये बेटा की सही है। Y इज अ फ्रूट विच इज ईटन एज वेजिटेबल। बेटा की टोमेटो जो है तो ये क्या है, तो फ्रूट है, और बेटा की वो वेजिटेबल की तरह हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, और देखो बेटा की ये भी हमारा क्या है, तो सही है। ठीक है, एडिबल पार्ट ऑफ द जड़ यानी कि बेटा की व्हीट का एडिबल पार्ट क्या होता है, सीड होता है ना, एज द एडिबल पार्ट ऑफ द कैरेट। अब कैरेट का सीड और बेटा की व्हीट का सीड हम यानी कि बेटा की व्हीट का सीड खाते हैं, पर कैरेट का सीड खाते हैं क्या सर, नहीं खाते। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा की फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, सही है। ठीक है, चलो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू लिफ्ट अ डैश ग्रेटर वेट। आपको पता है बेटा कि वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा होगा हमें उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसे अपलिफ्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो करेक्ट हो जाएगा, यहां सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा ग्रेटर। ग्रेटर फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू लिफ्ट अ ग्रेटर वेट। ठीक है, तो यहां पर भी कितना आ जाएगा, यहां पर भी हमारा आ जाएगा ग्रेटर वेट। तो यहां से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा यहां से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ठीक है सर, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट रीड करने हैं और बताना है कि सर ट्रू क्या है और फॉल्स क्या है। ठीक है बेटा कि सबसे पहले देखो कि नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। तो बेटा कि ये बात सही है कि यानी कि उसके अंदर फ्लावर के अंदर बेटा पेटल और सेपल का नंबर क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो कि स्टील्ट रूट ग्रोज डाउनवर्ड। बेटा कि स्टील्ट रूट आपने देखा है शुगर केन के अंदर यानी कि ऐसे डाउनवर्डली ग्रो होते हैं एंड प्रोवाइड द एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट। सही बात है सर, वो एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कैलिक्स फॉर्म्स द इनर मोस्ट व्हर्ल ऑफ फ्लावर। बेटा कि इनर मोस्ट व्हर्ल बेटा कि कैलिक्स होता है क्या, नहीं सर, वो होता है गाइनोशियम। ठीक है, तो यहां पे बेटा कि ये क्या है, तो फॉल्स आएगा। नेक्स्ट देखो कि लीप टेंड्रिल्स आर फाउंड इन द ग्लोरियोसा प्लांट एंड स्वीट पी प्लांट। बेटा कि लीप टेंड्रिल क्या है, बेटा कि लीप का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, और वो आपको देखने को मिलता है ग्लोरियोसा प्लांट के अंदर और स्वीट पी प्लांट के अंदर। ठीक है, ये बेटा कि ये तो हमारा क्या है, तो ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कैलिक्स एंड करोला फॉर्म द इसेंशियल वॉल्स ऑफ द फ्लावर। नहीं सर, कैलिक्स एंड करोला सर एक्सेसरी वॉल्स है, इसेंशियल वॉल बेटा कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम है। ठीक है, तो यहां पर बेटा कि ये हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो देखो कि ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स बेटा कि पहला ऑप्शन हमारा क्या है, तो सही ऑप्शन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
हाँ, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, बेटा कि आपको इनकरेक्ट मैच को क्या करना है, ढूंढना है, ठीक है। इधर दिया है बेटा कि टाइप ऑफ वर्टिब्री, बेटा कि वर्टिब्री क्या होता है, तो जो वर्टिब्रल कॉलम है बेटा उसके अंदर बेटा छोटे छोटे बेटा की बोन्स होते हैं, रिंग्स होते हैं बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्री बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर दिया है बेटा कि नंबर ऑफ वर्टिब्री, तो आपको मालूम है बेटा कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पहला होता है सर्विकल वर्टिब्री, और उसके अंदर बेटा कि 7 क्या होते हैं, बोन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक बेटा की थोरेसिक वर्टिब्री, बेटा कि इसके अंदर 12 बोन्स होते हैं। लुम्बार वर्टिब्री के अंदर क्या होता है बेटा, 5 होते हैं, पर यहां पर क्या दिया है, तो 4 दिया है, तो ये बेटा कि हमारा क्या है, तो गलत है, ठीक है। सैक्रल वर्टिब्री के अंदर 5 बोन्स होते हैं बेटा, कॉर्डल वर्टिब्री के अंदर 5 होते हैं, ठीक है। तो यहां पर बेटा कि थर्ड हमारा क्या आएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही आएगा, ठीक है। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, ट्रोपोस्फेयर कंटेन अबाउट 80% ऑफ द टोटल मास ऑफ गैसेस इन द एयर। आप जानते हैं एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर है, और जितने भी वेदर रिलेटेड चेंजेस है, बारिश हो गई, मौसम कैसा हो गया, वो ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। क्यों? क्योंकि एयर का 80% मास ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्या कह रहा है, ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। बिल्कुल सही बात है, ओजोन लेयर जो होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर पार्ट में होती है, तो ये भी करेक्ट है। तो देखो करेक्ट तो दोनों है, लेकिन एक गैस के मास की बात कर रहा है और एक लेयर की बात कर रहा है, दो डिफरेंट चीजों पे बात हो रही है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या ऑप्शन है कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट। सही तो दोनों है, पर सेकंड वाला फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए ग्राफ दिया हुआ है, गिवन ग्राफ शो वॉल्यूम ऑफ वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर। पूछ क्या रहा है, एट व्हाट पॉइंट डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। किस पॉइंट पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी ज्यादा होती है तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा होगी। हमें उसने वॉल्यूम का ग्राफ दिया है ना, तो जिस पॉइंट पे मिनिमम वॉल्यूम है उसी पॉइंट पे मैक्सिमम डेंसिटी होगी। तो बताइए मिनिमम वॉल्यूम क्या आपको यहां दिख रहा है, तो ये तो पॉइंट क्यू है। अब पॉइंट क्यू पे मिनिमम वॉल्यूम है, तो क्या पॉइंट क्यू पे डेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो इसने यही पूछा था, ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा, पॉइंट क्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए सर सॉल्व करिए इसे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी में मैच द फॉलोइंग करना है। तो पहला है आपका वेइंग विद अ स्प्रिंग बैलेंस। तो वेइंग जब हम स्प्रिंग बैलेंस से करते हैं तो उसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन सही है, बी। अब यहाँ पे फर्स्ट पे ए है, ये गलत हो जाएगा। टू में फर्स्ट का सी है, ये गलत हो जाएगा। थर्ड में फर्स्ट का बी है, ये हो सकता है। फोर्थ में फर्स्ट का डी है, ये गलत हो जाएगा। तो बेटा आप पहले ही ऑप्शन से देख के आपको पता चल गया कि आपका थर्ड ऑप्शन सही होने वाला है, क्योंकि वेइंग विद द स्प्रिंग बैलेंस किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। कई बार हम लोगों की मिस्टेक से ऑप्शन गलत हो जाते हैं, तो हम बाकी ऑप्शन मैच करा लेते हैं। एंड ऑक्स पुलिंग अ कार्ड, ये कौन सा होगा कि जो आपका ऑक्स होता है जब वो कार्ड को पुल करता है तो वो मस्कुलर फोर्स का यूज करता है। तो सेकंड का कौन सा ऑप्शन, सी, ये भी सही है। थर्ड कह रहा है अप्लाइंग ब्रेक्स टू अ बाइसिकल। तो ब्रेक अप्लाई करोगे तो कौन सी फोर्स लगेगी बेटा, यहां पर लगने वाली फोर्स आपकी फ्रिक्शनल है। और पिकिंग अ पीस ऑफ पेपर विद अ प्लास्टिक स्केल आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबको दिख रहा है कि ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखते हैं। ठीक है, ओके सर, ठीक है। तो देखो बेटा कि मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, आपको कॉलम फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो यहां पर दिया है बेटा कि आपके बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स है बेटा, तो जॉइंट्स के बारे में दिया है। ठीक है, और वो जॉइंट बेटा की बॉडी के अंदर कहां पाए जाते हैं बेटा, उसके बारे में कहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हिंज जॉइंट होता है बेटा, तो वो होता है हमारे एल्बो के अंदर। ठीक है, उसको एल्बो जॉइंट बोलते हैं। ओनली वन प्लेन के अंदर क्या होता है, वो मूव करता है। ठीक है, तो इसका है बेटा थर्ड आएगा। ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है बेटा, तो उसको हम रिस्ट जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिस्ट के अंदर क्या होता है बेटा, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। तो यहां पर बेटा की फोर्थ क्या आएगा। देन पाइवट जॉइंट जो होता है बेटा, वो नेक के अंदर होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर बेटा की फर्स्ट आएगा। और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है बेटा, तो ये बेटा की हमारा शोल्डर है ना बेटा, तो यहाँ पर क्या होता है, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। तो देखो कि इसका आएगा बेटा सेकेंड आएगा, ठीक है। तो देखो कि थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, सेकेंड, तो बेटा कि पहला ऑप्शन हमारा क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ, कि लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड। बेटा कि आपको मालूम है कि दो टाइप के लीव्स होते हैं, सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स, ठीक है। तो बीच ऑफ द फिगर शोज द कंपाउंड लीव्स। बेटा कि इनमें से कंपाउंड लीव्स कौन शो करता है, ठीक है। तो यहां पर देखो कि ये जो है बेटा ये सिंपल लीव्स का एग्जांपल है, और बाकी बी सी डी क्या है बेटा, कंपाउंड लीव्स है। यानी कि आपको मालूम है बेटा ये जो कॉमन एक्सिस होता है, तो इसके ऊपर बेटा की बहुत सारे क्या होते हैं, लिपलेट जैसे जुड़ जाते हैं, ठीक है। यानी कि लिप क्या होता है बेटा, डिवाइड होता है, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड लीव्स। और बेटा कि जहां पर लीव्स डिवाइड नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं सिंपल लीव्स, ठीक है। तो इनमें से बेटा बी सी डी क्या है, तो हमारे कंपाउंड लीव्स के एग्जांपल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाइए सर, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इन केस ऑफ अ गैस लीकेज, अगर गैस लीक हो रही है तो बताइए सेलेक्ट द करेक्ट एक्शन, कौन सा एक्शन सही है। पहला कह रहा है क्लोज ऑल डोर एंड विंडो, ये तो मौत को दावत देने के बराबर है, क्योंकि गैस अगर लीक हो रही है तो खिड़की दरवाजे खोलने होते हैं ना, ताकि गैस जल्दी से बाहर जाए। ये कह रहे हैं दरवाजे बंद कर दो, महागलत। सेकंड ऑप्शन कह रहा है प्लग ऑन ऑल द स्विचेस, सारे स्विचेस ऑन कर दो। अगर हम ऑन करेंगे और मान लीजिए किसी भी इलेक्ट्रिकल स्विच में इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट हुआ तो वहां भी वो भी खतरा है, तो ये भी नहीं कर सकते हम। डू नॉट लाइट मैच स्टिक, बिल्कुल सही बात है, माचिस मत जलाइए, ये एक करेक्ट एक्शन है। पहला और तीसरा तो आ नहीं सकता क्योंकि पहला गलत हो चुका है, एक ही ऑप्शन सही है इनमें से, ऑप्शन नंबर 3 कि माचिस मत जलाइए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, कंपोनेंट ऑफ विच मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन मेथड। सब्लिमेशन मेथड से किसको अलग करेंगे, क्या अल्कोहल और वाटर को करेंगे? जी नहीं, अल्कोहल और वाटर सॉल्युबल है, इनके लिए डिस्टिलेशन किया जाता है। जब हम दोनों को हीट करेंगे अल्कोहल उड़ जाएगा, पानी बच जाएगा। शुगर और वाटर के लिए इवेपोरेशन कर लेते हैं, पानी उड़ जाएगा, शुगर बच जाएगा। आयरन और सल्फर के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज करेंगे, आयरन मैग्नेटिक होता है। लास्ट आयोडीन और कॉमन सॉल्ट। अब देखो दोनों, आप जानते हो नमक में आयोडीन मिक्स होता है लेकिन जब मैं दोनों को हीट करूंगा तो आयोडीन इवेपोरेट होने लगेगा, क्योंकि आयोडीन सब्लिमेबल सब्सटेंस है। तो फोर्थ ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम फटाक से सब्लिमेशन करके आयोडीन और कैम्फर को अलग करेंगे, तो 18 का ऑप्शन नंबर 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन वेन डायग्राम which of the following example will be correct at position x। x हमें ऐसा चाहिए जो फिजिकल चेंज भी हो, इरिवर्सिबल भी हो और फास्ट चेंज भी हो। बर्निंग ऑफ पेपर तो केमिकल चेंज में आता है, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। बस्टिंग ऑफ बैलून, बैलून का फुटना ऑब्वियसली बात है फिजिकल चेंज है, और एक बार फुट गया तो फुट गया, इरिवर्सिबल भी है और तेजी से होता है तो फास्ट भी है। ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा। थर्ड में मेल्टिंग ऑफ बटिंग हो गया है, लेकिन ये बटिंग नहीं है प्यारे बच्चों, ये बटर की मेल्टिंग पूछ रहा है। अब बटर की मेल्टिंग फिजिकल तो है लेकिन इरिवर्सिबल थोड़ी है, वो तो रिवर्सिबल है, क्योंकि मेल्ट कर सकते हैं तो फ्रीज भी तो कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन नहीं आएगा। फोर्थ कह रहा है बर्निंग ऑफ कैंडल, जो कि एक केमिकल चेंज होता है, हमें फिजिकल ढूंढना है, एक ही करेक्ट है, सेकंड वाला, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। लीजिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करिए। कि द गिवन बॉक्स कंटेन द सम वेस्ट मटेरियल। बेटा कि इसी बॉक्स के अंदर आपको वेस्ट मटेरियल दिए हैं और कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइज द नंबर ऑफ वेस्ट आइटम दैट इज अ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो आपको बेटा की मालूम है कि बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, जो बेटा की नेचुरली डिग्रेड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें से बेटा बायोडिग्रेडेबल कौन है और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम कैन बेटा की ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, देन वेजिटेबल पील बेटा ये बायोडिग्रेडेबल है, देन ब्रोकन ग्लासेस बेटा की ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और बेटा की लेफ्ट ओवर ऑफ फ्रूट्स बेटा ये भी क्या है, तो ये बायोडिग्रेडेबल है। देन काउडंग क्या है बेटा, ये भी बेटा की बायोडिग्रेडेबल है। देन टी लीव्स क्या है, ये भी बायोडिग्रेडेबल है, और कॉपर यूटेंसिल्स नॉन बायोडिग्रेडेबल, और प्लास्टिक चेयर बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। यस, तो इनमें से बेटा
कौन सा बेटा कितने बेटा की बायोडिग्रेडेबल है और कितने नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल कितने हैं, 1 2 3 4 और बायोडिग्रेडेबल 1 2 3 4। तो बेटा की फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या आएगा, करेक्ट आएगा, ठीक है। आइए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपने क्या होता है कि जब भी कोई टूथपेस्ट का एड आता है तो वो अपने उस प्रोडक्ट पे आपको लौंग दिखा होगा कभी। तो टूथपेस्ट बनाते हैं ना, तो टूथपेस्ट बनाने में क्लोव ऑयल का यूज करते हैं, लौंग का तेल यूज करते हैं। या आपने देखा भी होगा जो रेड अलग अलग ब्रांड के जो भी टूथपेस्ट होते हैं उसमें आपको दिखता भी है। जिंजर का यूज नहीं करते, यूकेलिप्टस ऑयल यूज नहीं होता, कोकोनट यूज ऑयल नहीं होता, टूथपेस्ट के अंदर क्लोव ऑयल का यूज होता है। तो याद रखना, जीके टाइप क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सर। हाँ ओके सर। देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच। बेटा कि आपको करेक्ट मैच के बारे में बताना है, ठीक है। वेस्ट फ्रॉम द फार्म यार्ड्स एंड फूड कर्ट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बेटा कि ये जो फार्म लैंड के अंदर की वेस्ट होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है क्या? नहीं सर बेटा कि ये तो गलत है। यस, देखो कि पेस्टिसाइड्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड हेवी मेटल्स, स्लज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बेटा कि ये तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है, हेवी मेटल्स वगैरह, तो ये भी इनकरेक्ट आएगा। देन पील्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स स्टिल यूज आर द ऑर्गेनिक वेस्ट। तो सही बात है बेटा, तो ये जो बेटा की सभी वेस्ट है तो ये क्या है, तो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन क्या आएगा, करेक्ट आएगा। और आपको पूछा है बेटा कि यहाँ पर करेक्ट मैच तो ढूंढने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन क्या कहता है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच्ड पेयर। बेटा कि आपको मिसमैच पेयर क्या करनी है, ढूंढनी है, ठीक है। ओके, देखो कि फाइब्रस रूट क्या है, तो व्हीट एंड मेज। बेटा कि मेज और व्हीट क्या है, तो मोनोकॉटिलेडोनस प्लांट है, ठीक है, और उसके बेटा की फाइब्रस रूट होते हैं, ठीक है। तो सही बात है सर। ये पैरेलल वेनेशन आपको देखने को मिलता है सर बनाना और शुगर केन के अंदर, तो सही है सर। रेटिकुलेट वेनेशन सर मस्टर्ड प्लांट के अंदर और हिबिस्कस प्लांट के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेटा कि ये भी सही है, ठीक है। क्रीपर जो होता है सर, तो क्रीपर सर पी प्लांट के अंदर तो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि पी प्लांट बेटा की एक क्लाइंबर है, ठीक है। और बेटा की वाटरमेलन क्या है, तो क्रीपर है। यस, तो यहां पर बेटा की यही हमारी क्या है, तो मिसमैच है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, कि रमा सेलेक्टेड द लीफ फ्रॉम अ सनक्लैड ट्री। बेटा कि सनक्लैड ट्री से क्या क्या है, रमा ने एक लीव्स को लिया है और कहा है कि हाफ पोर्शन ऑफ द लीफ एक्स, यानी कि बेटा कि ये लीफ है एक्स है बेटा, और ये क्या है, तो वाई है, ठीक है। और कहा है कि वॉज ट्यूब कंटेनिंग द वाटर। बेटा इसके ट्यूब के अंदर क्या है, तो वाटर प्रेजेंट है। और आफ्टर द फ्यू आवर्स शी पुट द लीफ फॉर स्टार्च टेस्ट। बेटा कि इसको स्टार्च टेस्ट के लिए क्या किया, उन्होंने ले लिया है, ठीक है। देन इन द विच पार्ट ऑफ द लीफ पुट द फाइंड द स्टार्च। बेटा कि कौन से पार्ट के अंदर आपको स्टार्च मिलेगा, ठीक है, एक्स के अंदर मिलेगा या वाई के अंदर। तो देखो बेटा कि ट्यूब के अंदर क्या है, तो वाई पार्ट है, ठीक है। तो वाई पार्ट को बेटा की सनलाइट नहीं मिल रही है, और बेटा की दूसरी चीज उसको अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो बेटा फोटोसिंथेसिस नहीं हो जाएगी। तो बेटा की वाई के अंदर तो स्टार्च की टेस्ट बेटा की नेगेटिव आएगी, पर एक्स के अंदर क्या आएगी बेटा, स्टार्च की टेस्ट पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो ओनली एक्स के अंदर बेटा आपको स्टार्च देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में ऑड वन कौन है। तो पहला है विंग्स ऑफ बर्ड, सेकंड है आपका तबला, थर्ड है आपका ड्रम, और लास्ट है आपका मेरीगो राउंड। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि तबला, ड्रम और मेरीगो राउंड ये तीनों की तीनों चीजें आर्टिफिशियल हैं, मैन मेड हैं। लेकिन जो आपका विंग्स ऑफ अ बर्ड है ये आपका क्या है, ये आपका नेचुरल थिंग है। तो ऑड वन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 यहां से हमारा ऑड वन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, देखो कि आइडेंटिफाई द प्लांट्स पी एंड क्यू। बेटा कि आपको पी एंड क्यू को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। क्या कहा है, देखो बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। बेटा कि प्लांट पी का डिस्क्रिप्शन ये दिया है और प्लांट क्यू का डिस्क्रिप्शन ये दिया है, ठीक है। पर देखो कि प्लांट पी क्या बोलती है, द फ्लावर इज ईटन एज अ वेजिटेबल। बेटा कि पी के जो फ्लावर है बेटा वो हम वेजिटेबल की तरह क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो इनमें से देखो बेटा कि ब्रोकली का फ्लावर तो हम यूज करते हैं, यस। बेटा कि देखो कि एंड द फ्रूट इज न्यूट्रिशियस फूड। बेटा कि सनफ्लावर का फ्रूट है न्यूट्रिशियस फूड की तरह हम यूज करते हैं क्या, नहीं सर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बेटा की गलत है। तो इनमें से देखो कि बनाना जो है, तो बनाना बेटा कि उसके फ्लावर को हम वेजिटेबल की तरह यूज करते हैं, सही बात है बेटा। और उसका जो फ्रूट होता है तो उसका फ्रूट बेटा की न्यूट्रिशियस होता है, ठीक है, बनाना।
और देखो कि क्यों क्या कहा है, द लीव्स आर ईटन एज अ वेजिटेबल, बेटा कि इसके लीव्स हम वेजिटेबल की तरह क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। और कहा है कि एंड द सीड प्रोवाइड कैन एडिबल ऑयल, बेटा कि उसके सीड क्या करते हैं, तो एडिबल ऑयल को प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा बेटा कि आएगा हमारी प्लांट मस्टर्ड, इसके बेटा की लीव्स हम वेजिटेबल की तरह यूज करते हैं और इसका सीड से बेटा हम ऑयल क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन क्या आएगा, सही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक, आइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अ बाइक ट्रेवल 15 मीटर पर सेकेंड। आपको आंसर दिख रहा होगा कि 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो सिंपली हम जानते हैं कि जब हमें मीटर पर सेकेंड से कन्वर्ट करना होता है किलोमीटर पर आवर में, तो हम डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। 18/5 मल्टीप्लाइड बाई 15 मीटर पर सेकेंड, यहां पे 3 आ जाएगा, 18 3 आर 54 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं कि यहां से आपका करेक्ट ऑप्शन तो 2 हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान से समझो, बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि 5/18 से कब मल्टीप्लाई करना है और 18/5 से कब मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा देखो, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा, वो नंबर छोटा होता है, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो नंबर बड़ा होता है। तो 18/5 आपका लार्ज नंबर है और 5/18 आपका क्या है, स्मॉल नंबर है, ठीक है। अब हमें पता है कि मीटर हमारी छोटी यूनिट होती है, किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है। तो जब छोटे से बड़े में जाएंगे तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब बड़े नंबर से छोटे में जाएंगे तो छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रबर इज हीटेड विद डैश टू गिव हार्डनेस टू द रबर। रबर को हार्ड करने के लिए वो क्या करते हैं, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, एक प्रोसेस होता है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर किसे कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम ले लेंगे रबर, हाँ, और रबर के अंदर ऐड किया जाएगा सल्फर, और सल्फर ऐड करके इसको हम हीट करके, और हीट करके जब रबर हमारा ठंडा हो जाएगा तो उसे कहा जाता है वल्केनाइज्ड रबर, और ये बहुत हार्ड होता है। आप सोचो ना, रबर तो इलास्टिक नेचर का है, लेकिन गाड़ियों के टायर, ट्रक के टायर इतने हार्ड कैसे होते हैं, क्योंकि सल्फर ऐड करके रबर को हार्ड बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, सल्फर, क्योंकि वल्केनाइजेशन में सल्फर ऐड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर। ओके सर, ठीक है। देखो कि क्वेश्चन नंबर क्या का है, 29, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बेटा कि आपको स्टेटमेंट को रीड करना है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है कि वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन द लीफ सरफेस। बेटा कि आपको मालूम है कि जो लीफ का सरफेस होता है बेटा, तो उसके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। और इससे क्या होता है बेटा, वाटर जो है तो वाटर इवापोरेट होता है, ठीक है। तो बेटा कि पहला स्टेटमेंट हमारा तो सही है सर। स्टेटमेंट सेकंड देखो कि रूट्स एब्सॉर्ब द वाटर। बेटा कि रूट क्या करते हैं, तो पानी को एब्सॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो सही बात है बेटा कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है, यानी कि वाटर का इवापोरेशन होता है, और बेटा कि दूसरी तरफ क्या करते हैं, रूट पानी को एब्सॉर्ब करते हैं। यानी कि बेटा कि ये क्या हो रहा है, तो एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहां पर तैयार हो रहा है बेटा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से बेटा कि पानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये बेटा कि ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, तो सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है सर, और स्टेटमेंट सेकेंड सर स्टेटमेंट फर्स्ट का क्या है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो बेटा कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या आएगा, सही आएगा सर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शारदा स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर एंड कम्स बैक टू द सेम पॉइंट। आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ शारदा। आपको डिफरेंस बताना है। तो मान लो कि ये बेटा आपका एक सर्कल है, ठीक है, ये आपका पॉइंट ए है। अब आप ये देखो कि शारदा ए से चलना चालू की और वापस कहां पर आ गई, ए पर आ गई। इसका मतलब आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या है, सेम है। अगर दोनों पॉइंट सेम है तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब कि यहां पर शारदा ने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो कितना है, 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट।
दोनों पॉइंट सेम है तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी हो जाएगी? 0। अब आपसे कह रहा है कि डिस्टेंस बताओ। डायमीटर 28 है, तो बेटा अगर डायमीटर 28 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 48 सेंटीमीटर। सबको पता है कि रेडियस होता है डायमीटर अपॉन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो जो उसका डिस्टेंस होता है बेटा वो होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 की जगह 2 रख दिया, पाई की वैल्यू रखा 22/7, आर की वैल्यू है 14, यहां से कैंसिल हो जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 2 आर 8, 4 2 आर 8। तो डिस्टेंस कितना आ गया? 88 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। तो 0 माइनस करोगे तो आंसर आपका ऑप्शन 3 आ जाएगा। यहां से आपका ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेपरेशन टेक्निक का क्वेश्चन देख रहा है कि राधा हैज मेड द फॉलोइंग टेबल फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ द गिवन मिक्सचर। राधा ने इस मिक्सचर को अलग करने के लिए कुछ सेपरेशन मेथड बताए। हमें बताना है कि कौन कौन से मेथड करेक्ट है। आइए चेक करते हैं। स्टॉक प्लस ग्रेन। अगर मेरे को स्टॉक जानते हो, ये ऐसा स्टॉक होता है और इस पे ग्रेन अनाज लगा हुआ है। तो अगर मुझे ग्रेन को उसके स्टॉक से अलग करना है तो मैं कौन सी सेपरेशन टेक्निक करूंगा? थ्रेशिंग करूंगा इसके लिए तो, लेकिन यहाँ पे तो विनोइंग बोल दिया इसने, ये गलत है, थ्रेशिंग की जाती है। सेकंड, स्टोन प्लस पल्सिस। अगर पल्सिस में स्टोन है तो मैं उसको अलग करने के लिए हैंड पिकिंग करूंगा, ये इवेपोरेशन की बात कह रहा है, इसलिए गलत हो गया। थर्ड, फैट प्लस मिल्क। अगर मुझे मिल्क में से फैट को अलग करना है तो मैं सेंट्रीफ्यूगेशन करूंगा। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब उस मिक्सचर को हाई स्पीड से रोटेट करना। तो देखो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन दिया हुआ है। सेंट्रीफ्यूगेशन का एक दूसरा नाम चर्निंग होता है। अब हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट एक सी वाला ही मिला, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या? चलिए लीजिए सर। ओके सर, देखो बेटा कि क्वेश्चन क्या कहा है कि दो बूंद जिंदगी के इन व्हाट कंटेन्स दिस सेंटेंस इज यूज्ड। बेटा कि आपको मालूम है बेटा कि टीवी के ऊपर बेटा कि अमिताभ बच्चन जी की एड आती है, ठीक है, कि वो कहती है बेटा कि देखा लापरवाही का नतीजा देखा, जब बेटा आपने बच्चों को बेटा पोलियो डोज नहीं पिलाएंगे तो पोलियो वायरस आपके बच्चों पर अटैक कर लेगा, इसीलिए 1 साल से लेकर 5 साल के बच्चों को पोलियो डोज पिलाइए। ठीक है, तो बेटा ऐसा अमिताभ जी बच्चन बोलते हैं। ठीक है, तो इरेडिकेशन ऑफ डेंगू नहीं सर, पल्स पोलियो कैंपेन यस सर। तो ये दो बूंद जिंदगी के बेटा ये जो कंटेक्स्ट है तो बेटा कि पल्स पोलियो कैंपेन के बारे में क्या है तो सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लाइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सब्सटेंस लाइक डैश इज यूज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम बहुत सारे एनिमल को लाइफ स्टॉक करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनके स्पर्म को बाकी सारी चीजों को स्टोर करते हैं। तो बोल रहा है एनिमल हस्बेंड्री में कौन सा केमिकल यूज होता है? क्या वैक्स यूज होता है? जी नहीं, वैक्स का कोई काम नहीं है। क्या CO2 यूज होता है? जी नहीं। क्या सिलिका यूज होता है? जी नहीं। क्या लिक्विड नाइट्रोजन होता है? बिल्कुल सही बात, क्योंकि एनिमल के स्पर्म को, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखने के लिए, ठंडी जगह पे स्टोर रखने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज होता है। तो इसका आंसर आएगा लिक्विड नाइट्रोजन। लीजिए सर। ओके सर, ठीक है, तो देखो कि इन अ सनस्ट्रोक बेटा कि सनस्ट्रोक बेटा कि समर के डेज में होता है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट एड शुड बी गिवन। बेटा इनमें से फर्स्ट एड कौन सी है? ठीक है, तो देखो कि रेज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी वर्टिकली अबव द लेवल ऑफ द हार्ट। नहीं सर, ऐसा सर हम सनस्ट्रोक के अंदर नहीं करते। ठीक है, दूसरा है कि अप्लाई द ऑइंटमेंट। बेटा कि उसके ऊपर कोई क्रीम वगैरह लगाएंगे क्या हम? नहीं सर, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो सनस्ट्रोक के अंदर क्या किया जाता है बेटा? वाइप द बॉडी विद ड्राई क्लॉथ। नहीं सर, ड्राई क्लॉथ से नहीं करते उसको, बॉडी को वाइप बेटा कि वाइप द बॉडी विथ वेट क्लॉथ। तो यस सर, जो बेटा कि जिसको बेटा कि सनस्ट्रोक हुआ है तो उसकी बॉडी हम क्या करते हैं बेटा? वेट क्लॉथ से यानी कि वाइप करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन नंबर 35 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर PQRS। बेटा कि आपको PQRS के बारे में क्या करना है यहां पर बताना है। ठीक है, PQRS। ओके, देखो कि यहां पर कहा है कि रेस्पिरेशन बेटा कि प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर दिया है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट के अंदर बेटा, प्लांट के अंदर बेटा कि रेस्पिरेशन कहां से होता है? तो स्टोमेटा से होता है बेटा। तो यहां पर पी के अंदर बेटा स्टोमेटा आना चाहिए। ठीक है, देन देखो बेटा कि गील्स जो है तो फिश क्या करता है? गील से रेस्पिरेशन करता है।
तो बेटा कि यहां पर फिश आना चाहिए क्यू की जगह। देन कॉकरोच किससे करता है बेटा, ये ट्रैकिया से करता है सर, ट्रैकिया से। और बेटा कि जो स्नेक होता है बेटा, वो स्नेक से यानी कि लंग से क्या करता है बेटा, वो रेस्पिरेशन करता है। तो ऐसा ऑप्शन कहां पर है सर, स्टोमेटा, फिश, ट्रैकिया एंड स्नेक। तो बेटा कि सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि हाउ स्वेटिंग रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर को बेटा कैसा यानी कि रेगुलेट करता है स्वेट। ठीक है, तो हीट इन द बॉडी इज गिवन आउट विद द स्वेट, नहीं सर। देन हीट फ्रॉम द बॉडी इज यूज्ड टू इवापोरेट स्वेट, यानी को इवापोरेट करता है बेटा, तो इसलिए बेटा हमारा सेकंड ऑप्शन क्या आएगा, सही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइए सन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू वाटर। अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे वाटर वेपर को वाटर में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब तो मुझे कंडेंसेशन करवाना है, और कंडेंसेशन करवाने के लिए मुझे हीट करना पड़ता है या कूल करना पड़ता है। ऑब्वियसली बात है, कूल करना पड़ता है, और कूल करते समय हीट रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा, रिलीज होगा, क्योंकि एब्जॉर्ब तो तब होगा ना जब आप हीटिंग करोगे। आप कूल कर रहे हो तो हीट रिलीज होता है, तो हीट एब्जॉर्ब वाला देखो, ये गलत ये गलत। इवॉल्व का मतलब रिलीज से ही होता है, तो दूसरा और चौथे में से कोई आंसर नहीं। अब सवाल ये है कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा या टेम्परेचर सेम होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी स्टेट चेंज होता है, स्टेट चेंज का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब भी कोई सब्सटेंस जाता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। तभी तो हम बोलते हैं कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से फिक्स है ना, वो चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, टेम्परेचर रिमेन सेम और हीट इज इक्वल। ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि इसने कह दिया टेम्परेचर डिक्रीज। समझ आ रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए सर, डिस्कस करिए। हाँ बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ बस कवर्स द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर फ्रॉम सोलापुर टू पुणे इन 5 आवर्स। हाउ मच डिस्टेंस डज द बस कवर इन 1 आवर। आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो बेटा देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर गिवन। तो गिवन में जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 300 किलोमीटर। ठीक है, और 300 किलोमीटर में आपका जो टाइम लग रहा है वो टाइम कितना लग रहा है, 5 आवर। ठीक है, तो 5 आवर में 300 किलोमीटर, तो 1 आवर में निकालने के लिए हमें चाहिए डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर 1 आवर। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, 300 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपका स्पीड होता है। और क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस द बस कवर इन 1 आवर। एक्चुअल में वो आपसे स्पीड ही पूछ रहा था, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया कि उसने कहा डिस्टेंस मुझे बताओ 1 घंटे में। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना कवर कर रहा है, 60 किलोमीटर। तो यहां से हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, ठीक है, तो देखो कि क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स शुड बी लिमिटेड, यानी कि खेती के अंदर सर केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करना चाहिए सर। तो देखो कि नेक्स्ट क्या कहा है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट। बेटा कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो देखो कि दे आर चीप, बेटा कि वो ये सस्ता है इसलिए बेटा कि उसको यानी कि कम लिमिटेड यानी कि यूज करना है क्या, नहीं सर। दे रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, यानी कि सर वो क्या करता है कि सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि डिक्रीज करता है, यानी कि रिड्यूस करता है सर। ठीक है, तो बेटा कि ये तो हमारा क्या है, तो सही है। दे आर हार्मफुल टू द एनवायरमेंट, बेटा कि वो एनवायरमेंट के लिए क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, देन देखो कि दे पोल्यूट द लैंड एंड वाटर, बेटा कि लैंड एंड वाटर को पोल्यूट करते हैं। पर बेटा कि फर्स्ट आएगा दे आर चीप, बेटा कि ये क्या है, तो इनकरेक्ट क्या है, तो इसके बारे में स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए लाइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए बी सी डी आर 4 कंटेनर, देखिए ए बी सी डी आर 4 कंटेनर, ईच ऑफ देम हैव 200 ml ऑफ वाटर। हर एक के अंदर 200 ml वाटर है। टेम्परेचर ऑफ वाटर इन ए एंड बी, ए और बी का टेम्परेचर देखिए 30 डिग्री सेल्सियस एंड सी एंड डी इज 80, सी और डी का 80 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए कि ऑल कंटेनर आर केप्ट इन सनलाइट फॉर 2 आवर। इन चारों कंटेनर को धूप में 2 घंटे के लिए छोड़ दिया। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन विच कंटेनर विल बी लीस्ट, सबसे कम पानी किस में बचेगा। तो देखो, अगर आप धूप में छोड़ रहे हो तो आप करवा रहे हो इवेपोरेशन,
और इवेपोरेशन जितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है इवेपोरेशन उतना ज्यादा होता है। मतलब ए और बी तो आंसर नहीं आ सकते, आंसर सी और डी में से कोई आएगा। अब सेकंड चीज ये है कि इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा ना, क्योंकि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस के लिक्विड उड़ते हैं। तो इन दोनों में से ज्यादा सरफेस एरिया कितना है? ऑब्वियसली बात है डी का है। देखो ना सी का तो बहुत थोड़ा सा एरिया है, लेकिन डी का सरफेस एरिया कितना ज्यादा है। तो ज्यादा पानी कहां से उड़ेगा? डी में से। तो सबसे कम पानी किसमें बचेगा? डी में से। फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गैस हु एम आई, बताओ मैं कौन हूं? आई एम यूज टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का फॉर्मूला होता है NH3। कह रहे हैं मेरा यूज करके अमोनिया गैस बनाया जाता है। आई एम नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, मैं प्रोटीन बनाने के भी काम आता हूं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हूं। तो बताओ मैं कौन? ओजोन लेयर तो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है नहीं, मीथेन गैस भी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन से बनाया जाता है प्रोटीन, और प्रोटीन लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। ऑक्सीजन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? थर्ड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आइए सर, ये ग्राफ का क्वेश्चन डिस्कस करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following graph represent the rest position of an object। ये बेटा एन है, ठीक है। तो रेस्ट पोजीशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखा है तो आपका टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो यहां पर तो आपका बेटा देखो डिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। बी में आप देखो कि मान लो ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर किसी डिस्टेंस पर है, अब टाइम आपका बढ़ रहा है, टाइम आपका बढ़ रहा है लेकिन आपके डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप याद रखोगे कि अगर ग्राफ आपका पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो जो आपका ग्राफ होगा वो कैसा होगा? रेस्ट पर होगा। तो रेस्ट ही पूछ रहा है, यहां से ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। मैच द कॉलम, आपको मैच द कॉलम करना है। ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए में कह रहा है कि रोलिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसा कर रहा है? रोल कर रहा है। हीट एनर्जी नहीं, एटॉमिक एनर्जी ये भी नहीं। कौन सा हो जाएगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो कौन सी एनर्जी करता है? काइनेटिक एनर्जी। तो ए का थर्ड, ए का फर्स्ट ये गलत, ए का फोर्थ ये गलत, ए का थर्ड हो सकता है, ए का थर्ड ये भी हो सकता है। ठीक है, चलो फूड से हमें कौन सी एनर्जी मिलती है? मतलब फूड में क्या होता है, कौन सी एनर्जी होती है? तो बेटा ये कहीं ना कहीं केमिकल एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बी का क्या हो जाएगा? 4। अब देखो थर्ड वाले ऑप्शन में बी का फर्स्ट दिया है, तो इसका मतलब कि आपका थर्ड ऑप्शन गलत और फोर्थ ऑप्शन यहां से आपका फोर्थ ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। सनलाइट से हमें कौन सी एनर्जी मिलती है? हीट। तो सी का कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। और डी है आपका यूरेनियम। तो यूरेनियम में कौन सी एनर्जी होती है बेटा? एटॉमिक एनर्जी होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है सर। तो विच टेस्ट इन यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कोविड-19। बेटा कि कोविड-19 के लिए टेस्ट करने के लिए बेटा कौन सी टेस्ट यहां पर क्या है? तो सही है, ठीक है। तो देखो कि एफटीपीसीआर नहीं सर, एफटीपीसीआर ये कहां से लाया? आरटीपीसीआर। तो सही बात है सर, आरटीपीसीआर क्या होता है बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बेटा की रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो ये बेटा की क्या होता है? कोविड के लिए क्या बेटा? टेस्ट है, ठीक है, आरटीपीसीआर नाम से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, ठीक है, आइए सर। तो क्वेश्चन नंबर 45 है फाइंड द ऑड वन आउट। आपको बताना कि इसमें ऑड वन कौन सा है। तो कह रहा है कि लीविंग द फैन ऑन इन अ वैकेंट रूम। ठीक है, तो बेटा ये अंबानी के घर में होता है कि जब वो लोग रूम से चले जाते हैं छोड़ के तो फैन वगैरह सब उनके यहां ऑन होते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत बात है।
ठीक है, ये हम नॉर्मल पब्लिक नहीं कर सकती है। सेकंड कह रहा है लीविंग द टीवी ऑन व्हाइल वर्किंग, तो ये भी अच्छी आदत नहीं होती है ना कि जब भी हम रूम से जाएं या कहीं पर भी जाएं तो जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उन्हें हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए। थर्ड कह रहा है यूजिंग एसी ड्यूरिंग विंटर, कि ठंडी में एसी का यूज करो, ठीक है, जिसे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, जो मेरी तरह हॉट होगा बेटा वो विंटर में क्या करेगा, एसी का यूज करेगा, तो ये भी गलत है। लास्ट कह रहा है कि पुटिंग ऑफ द लाइट व्हेन गोइंग आउट, कि जब आप बाहर जा रहे होंगे तब आप लाइट को क्या करेंगे, ऑफ करेंगे। तो ये एक अच्छे बच्चे की बात कर रहा है, बाकी तीनों गंदे बच्चे की बात कर रहा है, तो ऑड वन आपका कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका ऑड वन होगा, क्योंकि बाकी थ्री ये चीजें सही नहीं है। जब आप रूम के बाहर जाते हैं तब हमें फैन को ऑन ऑफ कर देना चाहिए, टीवी को ऑफ कर देना चाहिए, और एसी हम विंटर में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। द टाइडल एनर्जी इज ड्यू टू, तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो टाइडल एनर्जी होती है वो सन और मून के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होती है, ठीक है, कि टाइडल जो टाइड्स निकलते हैं ना वो किसकी वजह से होते हैं, सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो पहला कह रहा है रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट सन, ये गलत है। रोटेशन ऑफ अर्थ रिलेटिव मोशन, ये भी गलत है। द रेडियो एक्टिव डीके, बेटा ये भी गलत है। लास्ट में कह रहा है अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून, तो इंपॉर्टेंट बेटा देखो यहां पे ग्रेविटेशन वर्ड ना देके अट्रैक्शन दे दिया, क्योंकि हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 4 यहां से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी। Which of the following changes take place while going to by higher altitude? जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे, ऊंचाई पे जाएंगे, तो क्या चेंज होगा, आए देखते हैं। फर्स्ट कह रहा है एयर प्रेशर इंक्रीज एंड डेंसिटी डिक्रीज। तो देखो मैंने तो ये सुना है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा का प्रेशर कम होता जाता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड देखिए बोथ एयर प्रेशर एंड डेंसिटी डिक्रीज। देखो ये तो फिक्स है कि हवा का दबाव कम होता है तो एयर प्रेशर डिक्रीज होगा, क्या डेंसिटी भी डिक्रीज होगी? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे हवा कम रहेगी। अगर हवा कम रहेगी तो डेंसिटी तो कम ही बोलेंगे ना, क्योंकि ज्यादा हवा का मतलब होता है हाई डेंसिटी, कम हवा का मतलब लो डेंसिटी। तो ऊपर जाने पर प्रेशर और डेंसिटी दोनों कम होता है, सेकंड सही है। थर्ड कह रहे हैं प्रेशर तो कम होगा, ये तो सही है, लेकिन कह रहे डेंसिटी बढ़ेगा, ये महा गलत है। ऊपर हवा का कम है, हवा के मॉलिक्यूल्स कम है तो डेंसिटी कम होती है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है प्रेशर कम होगा और डेंसिटी बढ़ेगा, ये भी गलत। एक ही सही है कि ऑप्शन नंबर बी इज सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखिए मैच द कॉलम है, इसमें फ्लोट ऑन वाटर। बताइए इन चारों में से कौन वाटर के अंदर फ्लोट करेगा? तो मुझे लग रहा है कि प्लास्टिक बॉल फ्लोट करेगा, तो ए का आ जाएगा थर्ड, ए का थर्ड, इसको छोड़ के बाकी सब में। नेक्स्ट देखिए ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट वो होता है जिससे लाइट इजीली पास हो जाती है, तो उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेगा, तो ट्रांसपेरेंट कौन है? वाटर ट्रांसपेरेंट होता है। बी का फर्स्ट यहां नहीं है, बी का फर्स्ट यहां नहीं है, इसमें फर्स्ट और इसमें फर्स्ट है, मतलब आंसर फर्स्ट और 4 में आएगा। मैग्नेटिक कौन है? सबको पता है आयरन रोड मैग्नेटिक होता है। सी का 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है, ये भी गलत हो गया। और इनफ्लेमेबल जो जलाने पर फ्लेम देगा कौन है? पेट्रोल, डी का सेकंड, तो डी का सेकंड ये रहा ऑप्शन नंबर 1। चारों मैच कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए सर। ओके सर, ठीक है। तो विच स्टेटमेंट करेक्ट डिस्क्राइब द यूज ऑफ अडुल्सा प्लांट? बेटा कि आपको मालूम है कि अडुल्सा जो प्लांट होते हैं बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? वसा का प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। और जब कप सिरप की जो बॉटल है बेटा तो उसके इंग्रेडिएंट के अंदर लिखा होता है कि अडुल्सा लीव्स, ठीक है। तो बेटा कि देखो अडुल्सा जो है तो अडुल्सा इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड एंड कफ। तो सही है सर, कफ को बेटा की ट्रीटमेंट करने में बेटा अडुल्सा प्लांट हेल्प करती है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड करेक्ट है बेटा। अडुल्सा इज यूजफुल इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। बेटा की प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड के अंदर यूज नहीं होता, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या है? तो करेक्ट, इनकरेक्ट है। तो ओनली फर्स्ट क्या आएगा बेटा? यहाँ पर करेक्ट आएगा, ठीक है। चलो
लाइए सर, लाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्यू एंड वाटर वेपर। देखो ड्यू वो होती है जो सुबह सुबह घास के ऊपर आपको दिखती है, तो ड्यू एक लिक्विड फॉर्म है जो आपको याद रखना है। वाटर का लिक्विड फॉर्म है ड्यू, और वाटर वेपर गैसियस फॉर्म है। इन दो बात को अगर दिमाग में रखोगे तो ये क्वेश्चन महा इजी हो जाएगा। कैसे? पहला कह रहा है बोथ ऑफ देम कैन नॉट बी कंप्रेस, ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि गैस तो कंप्रेस हो ही जाता है, तो पहला ऑप्शन गलत। वो कह रहे हैं दोनों कोई कंप्रेस नहीं कर सकते। सेकंड, बोथ ऑफ देम डू नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, कह रहे हैं दोनों का ही वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है, पर हम तो पढ़ते हैं लिक्विड वाले का तो वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ये कह रहे हैं दोनों का ही डेफिनेट नहीं है, ये भी रॉन्ग। थर्ड है बोथ ऑफ देम आर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, महागलत, एक ड्रॉपलेट की फॉर्म में है, एक गैस फॉर्म में है, तो तीसरा दोनों ड्रॉपलेट थोड़ी है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बोथ ऑफ देम डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, बिल्कुल सही बात है, लिक्विड का भी शेप डेफिनेट नहीं होता, गैस का भी शेप डेफिनेट नहीं होता, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज स्लैश आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इन अ सेपरेटिंग फनल द लाइटर लिक्विड फॉर्म द टॉप लेयर while the heavier liquid form the bottom layer, बिल्कुल सही बात है। सेपरेटिंग फनल की मदद से हम इमिसिबल लिक्विड को अलग करते हैं। इमिसिबल का मतलब जो मिक्स ना हो, तो ऐसा लिक्विड जो हल्का होगा वो ऊपर, जो भारी होगा वो नीचे, ये भी वही कह रहा है, मतलब पहला सही है। सेकेंड, ग्रेन्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम हस्क बाय थ्रेशिंग, महागलत, अनाज में से छिलका अलग करने के लिए हम ऊंचाई से गिराते हैं अनाज को, ताकि हवा की मदद से हस्क दूर जाके गिरे, उसे विनोइंग कहा जाता है, ये थ्रेशिंग कह रहा है, इसलिए गलत। थर्ड, विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक, स्टॉक में से ग्रेन को अलग करने के लिए हम उसको थ्रेशिंग करवाते हैं, लेकिन ये विनोइंग कह रहा है, इसका मतलब तीसरा भी गलत। फोर्थ है क्रीम कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, बिल्कुल, मिल्क में से क्रीम को अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, रोटेशन करवाया जाता है, ये करेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछा गया था, एक पहला करेक्ट है, एक फोर्थ करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, लीजिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द साउंड डज नॉट ट्रेवल इन, तो सबको पता है कि साउंड आपकी ऐसी वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो एयर हमारा मीडियम है, वाटर हमारा मीडियम है, वुड हमारा मीडियम है, लेकिन स्पेस जो है वहां पर कोई भी मीडियम नहीं होता, वैक्यूम होता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन 1 एंड 2। आइए, कह रहा है 1 एंड 2 मेंटेन द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन एयर, बिल्कुल सही बात है। 1 और 2 कौन होगा? जो CO2 और ऑक्सीजन का लेवल, तो आपको पता होना चाहिए कि CO2 को मेंटेन करने के लिए हम सांस तो ले ही रहे हैं, रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, वैसे प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, तो आंसर क्या आएगा? रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस और इवेपोरेशन कर रहा है गलत, ये ट्रांसपिरेशन ले आया गलत, ये कंबशन ले आया गलत, एक ही ऑप्शन है जिसमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों दिया हुआ है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या सभी को? बहुत इजी था। नेक्स्ट, सपोज वी हैव अ न्यू स्केल फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट, न्यू स्केल से पहले पुराना स्केल दिमाग में रखिए। अगर मैं बात करूं ओल्ड स्केल की, तो ओल्ड स्केल में हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये ओल्ड स्केल की कहानी है। अगर मैं न्यू स्केल की बात करूं जो इसने बनाया है, तो ये कह रहा है न्यू स्केल के हिसाब से फ्रीजिंग पॉइंट 5 डिग्री सेल्सियस, तो 5 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट 105 डिग्री सेल्सियस, तो 105 डिग्री सेल्सियस। तो देखो कितना फर्क आ रहा है, ओल्ड में 0 था तो न्यू में 5 आया, मतलब 5 का डिफरेंस आ रहा है। यहां भी देखो ओल्ड में 100 था तो न्यू में 105, 5 का डिफरेंस आ रहा है। अब पूछ क्या रहे हैं हमसे, अकॉर्डिंग टू दिस न्यू टेम्परेचर स्केल व्हाट विल बी द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो देखो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब नए स्केल में कितने का डिफरेंस आएगा? 5 का आएगा। तो जब 37 में 5 जोड़ेंगे तो
42 डिग्रीज आंसर हो जाएगा। है क्या? ऑप्शन नंबर सेकंड 42 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। लीजिए सर। ओके सर, ठीक है। इन द गिवन डायग्राम विच पार्ट ऑफ द फ्लावर शुड द बीज टच टू कलेक्ट द नेक्टर, यानी कि बेटा कि जो हनी बीज होते हैं तो वो क्या करते हैं कि नेक्टर कलेक्ट करने में बेटा कि फ्लावर के कौन से पार्ट को टच करते हैं, ठीक है। तो देखो कि आपको मालूम है बेटा कि फ्लावर जो है तो फ्लावर के अंदर बेटा 4 पार्ट्स होता है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। बेटा कि गाइनोशियम के यहां पर क्या होता है, स्टिग्मा होता है, ठीक है। तो स्टिग्मा पर बेटा स्टिकी सब्सटेंस क्या होता है, वहां पर पाया जाता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं बेटा, जो इंसेक्ट है तो वहां से बेटा कि वो नेक्टर को कलेक्ट करते हैं, और बेटा कि उनके जो पैर वगैरह होते हैं बेटा तो वहां पर लगे हुए पोलन ग्रेन जो है तो स्टिग्मा पर क्या होते हैं, लैंड होते हैं, ठीक है। तो दोनों को क्या है बेटा, फायदा है। तो यहां पर देखो कि क्यू जो है तो क्यू क्या है बेटा, स्टिग्मा है, और यहां से बीज क्या करते हैं बेटा, नेक्टर को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आइए सर। लाइए सर, लाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन थ्रेड दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल। एनिमल से कौन सा थ्रेड मिलेगा? तो कॉटन और जूट दोनों प्लांट वाले हैं तो पहला ऑप्शन नहीं आ सकता। कॉटन प्लांट वाला है और सिल्क एनिमल वाला है तो एक प्लांट आ गया, तो ये भी गलत। जूट प्लांट वाला है और वूल एनिमल वाला है, एक प्लांट इसमें भी आ गया, ये भी गलत। सिल्क और वूल दोनों एनिमल से मिलते हैं और एनिमल वाला ही धागा पूछा गया है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? लीजिए। ओके, ठीक है। देखो बच्चों की द गिवन फिगर शोज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ। बेटा कि लीफ का क्रॉस सेक्शन लिया है और कहा है कि द पार्ट एक्स इन द गिवन फिगर कंट्रोल्स द व्हिच प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। बेटा कि आज देखो कि ये क्या है, तो स्टोमेटा है, ठीक है। और आपको मालूम है बेटा ये क्या है, तो स्टोमेटा है, और इसके बेटा की क्या है, तो ये गार्ड सेल्स और सब्सिडरी सेल्स यहां पर दिए हैं, ठीक है। और स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सही बात है सर, तो पहला ही ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पर, करेक्ट आएगा, क्योंकि स्टोमेटा का बेटा फंक्शन होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि इन मैमल्स द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू डैश चेंबर। बेटा कि जो मैमल्स होते हैं तो उनके अंदर बेटा 4 चेंबर का क्या होता है, हार्ट होता है, ठीक है। उसके बेटा की नाम है राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, सॉरी बेटा, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये क्या होते हैं बेटा, 4 मैमल के बेटा हार्ट के चेंबर्स होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो कि डैश इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड प्रिपेयर बाय द लीव्स। बेटा कि लीव्स क्या करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में मतलब बेटा कि कौन मदद करता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है बेटा फ्लोएम टिश्यू मदद करता है, ठीक है। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि डैश इज अ कंटेजियस डिसीज। बेटा कि कौन सा कंटेजियस डिसीज है, ठीक है। तो इनमें से बेटा कि देखो जॉन्डिस तो बेटा कि क्या है, तो एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बिलीरुबिन क्या होता है बेटा, यानी कि उसकी लेवल ज्यादा होती है, ठीक है। देन बेटा कि इन्फ्लुएंजा क्या है, जिसको हम फ्लू बोलते हैं, ठीक है। तो यही क्या है बेटा, तो कंटेजियस डिसीज है। मोस्ट एप्रोप्रिएट बेटा यहां पर आएगा इन्फ्लुएंजा ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एट नाइट के समय में बेटा प्लांट्स लाइब्रेट द व्हिच गैस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। बेटा कि रेस्पिरेशन के बेटा कि ड्यूरिंग कौन सी गैस रिमूव होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है सर, ठीक है। सही बात है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा थर्ड ऑप्शन हमारा सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ वन साउंड वेव कंप्लीट 50 वाइब्रेशन इन 2.5 सेकेंड देन डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव। हमें पता है बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन पर सेकेंड, कि हर एक सेकंड में कितनी बार कोई ऑब्जेक्ट या तो वाइब्रेट कर रहा है या तो ऑसिलेट कर रहा है। तो 50 वाइब्रेशन कितनी देर में कर रहा है, 2.5 सेकंड में। तो 1 वाइब्रेशन कितने में करेगा, तो 1 वाइब्रेशन इज इक्वल टू 50 वाइब्रेशन डिवाइडेड बाई 2.5। अब बेटा ये पॉइंट में है, पॉइंट हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 500, ये हो जाएगा हमारा 25, और 25 को करेंगे तो 25 2 और 0, आंसर कितना आ जाएगा 20 हर्ट्ज, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 मेरा मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है सर। तो देखो कि बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज अंडरग्राउंड फ्रूट्स। बेटा कि इनमें से कौन से प्लांट का फ्रूट अंडरग्राउंड होता है, ठीक है। तो बेटा कि ग्राउंड नट का फ्रूट अंडरग्राउंड होता है क्या सर, बेटा कि फ्रूट को बोला है, ठीक है। तो बेटा कि ये भी नहीं आएगा।
देन बेटा की कैरेट जो है बेटा की फ्रूट को बोला है, ठीक है। तो बेटा की ग्राउंडनट आ सकता है क्योंकि कैरेट क्या है बेटा की रूट है, ठीक है। देन बेटा की पोटैटो क्या है तो स्टेम है, और पंपकिन तो बेटा की अंडरग्राउंड नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर बेटा की हमारा सही कौन सा आएगा तो बेटा की फर्स्ट ही आएगा, ठीक है। ओके ओके ठीक है। आइए लाइए सर लाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन एक स्टेटमेंट वाला सवाल है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल, खाना बनाने वाले बर्तन के जो हैंडल होते हैं आर मेड अप ऑफ मेटल लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम। महागलत, हैंडल बनाने के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज नहीं होता, वुड और प्लास्टिक का यूज होता है, क्योंकि ये तो गुड कंडक्टर है, जल्दी गर्म हो जाएगा हैंडल, इसलिए इनका यूज नहीं होता। सेकंड है कि मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी गलत है, मेटल गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, तो यहाँ पे दोनों भी ऑप्शन गलत है। तो इसमें आएगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर गलत। ऐसा तो एक भी ऑप्शन नहीं देख रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, ये वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा कि दोनों भी स्टेटमेंट फॉल्स है। मेटल के हैंडल नहीं बनते हैं और मेटल पुअर कंडक्टर भी नहीं होता, गुड कंडक्टर होता है, दोनों भी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो फॉल्स आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन, ओके, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू चेंज अ स्टेट ऑफ हैविंग नो फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका फिक्स नहीं होता? गैस का। अब गैस से कहां जाना है? टू अ स्टेट ऑफ नो फिक्स्ड शेप बट हैविंग अ फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब कि लिक्विड की बात कर रहा है, तो मतलब गैस से लिक्विड जाना है। तो गैस से लिक्विड जाने के लिए हीट क्या होगी? गैस से लिक्विड जाने के लिए कूल करते, और कूल करते समय हीट इवॉल्व या रिलीज होती है, तो एब्जॉर्ब तो होगी नहीं, रिमूव होगी, कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी, और हीट की तो जरूरत नहीं है, रिमूव होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लीजिए सर बताइए। सर नेम द वेसल दैट कैरीज द ब्लड फ्रॉम द हार्ट। बेटा कि ऐसी कौन सी वेसल है बेटा कि जो हार्ट से क्या कर रहे है तो बेटा बॉडी पार्ट्स को वो बेटा की ब्लड पहुंचा रही है, ठीक है। तो इसमें आएगा बेटा इसोफेगस है क्या? नहीं सर। ट्रैकिया है क्या सर? नहीं सर। सर्कुलेशन तो नहीं सर। पर आर्टरी जो होती है बेटा, आर्टरी क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा हार्ट से पहुंचाती है सारे बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। तो बेटा की आर्टरी हमारा क्या आएगा यहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन आएगा। चलो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि आइए सर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर, थोड़ा सा दीजिए माइक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज डायरेक्टली रिलेटेड टू विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। तो हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक से रिस्पॉन्सिबल होती है बेटा? तो वो पिच के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और हमें पता है कि जो फीमेल होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है क्योंकि उनकी पिच ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस वजह से यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी। इफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर डिसअपीयर देन, अगर एयर में से नाइट्रोजन गायब हो जाए, आप जानते हो एयर में 78% नाइट्रोजन होता है, अगर नाइट्रोजन गायब हो जाएगा तो क्या होगा? देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन एनीवन। कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क तो पड़ता है नाइट्रोजन से, प्लांट की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है वो, और सॉइल की फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो फर्क तो पड़ेगा। पहला कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड, कंबशन विल टेक प्लेस स्लोली, गलत। कंबशन तो तेजी से होने लगेगा, क्योंकि पहले नाइट्रोजन गैस ज्यादा था तो ऑक्सीजन गैस उतना मटेरियल के कांटेक्ट में कम आता था, लेकिन अब नाइट्रोजन नहीं है तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा हो गई तो कंबशन तो तेज होने लगेगा ना, लेकिन ये धीरे धीरे कह रहा है, सेकंड गलत। कंबशन विल टेक प्लेस स्पीडली, बिल्कुल सही बात है, कंबशन तेजी से होने लगेगा। फोर्थ, रेस्पिरेशन विल बिकम इजी फॉर एनिमल। देखो रेस्पिरेशन एनिमल्स के लिए इजी तो हो जाएगा, लेकिन जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन मतलब फूड को ऑक्सीडाइज जल्दी करेगा, बहुत सारी चीजें फर्क पड़ती है। इसका बेस्ट ऑप्शन आएगा कि कंबशन विल टेक प्लेस स्पीडली। समझ आ रहे हो? नेक्स्ट देखिए, लीजिए सर। ओके सर। तो देखो कि बेटा यहां पर बात की है कि इंसेक्ट ब्रीथ विथ, बेटा कि इंसेक्ट के अंदर कौन सी है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, ठीक है। तो बेटा कि उसके अंदर तो लंग्स नहीं होते सर इंसेक्ट के अंदर,
तो उनके अंदर होता है बेटा ट्रैकियल ट्यूब्स होती है, जहां से बेटा ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, ठीक है। तो ट्रैकियल ट्यूब्स होती है बेटा इनसाइड के अंदर, ठीक है। लाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सॉल्यूशन इज यूज्ड टू वॉश द वाउंड कॉज्ड बाय स्नेक बाइट। अगर सांप काट लेता है तो इन चारों में से कौन सा सॉल्यूशन हमें यूज करना चाहिए? शुगर से कुछ नहीं होगा, सॉल्ट से कुछ नहीं होगा, कॉपर सल्फेट से कुछ नहीं होगा। पोटेशियम परमैंगनेट हम KMnO4 को कहते हैं। देखो पोटेशियम परमैंगनेट आपको जहर से बचाएगा नहीं, बस पोटेशियम परमैंगनेट जहर के फैलने की स्पीड को कम कर देता है। डॉक्टर के पास तो आपको सॉरी तब भी जाना पड़ेगा, लेकिन बस इसका यूज करके जहर तेजी से फैल नहीं पाता। तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा, पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच कलर इज प्रेजेंट एट द एडजेसेंट टू ग्रीन। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे कंप्लीट तो नहीं लिखा है, लेकिन ऑप्शन से समझ में आ रहा है कि ये बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है रेनबो की। तो कह रहा है कि ग्रीन के जस्ट एडजेसेंट कौन है, बगल में कौन है। तो हम फॉर्मेट देख लेते हैं बेटा। फॉर्मेट होता है विबग्योर, जो कलर का फॉर्मेशन होता है वो होता है विबग्योर। वी वॉयलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई और येलो, ओ ऑरेंज और आर से रेड। तो ग्रीन के एडजेसेंट में ब्लू है और येलो है, ठीक है। तो ब्लू पहला ही सही हो जाएगा, इंडिगो होगा नहीं, ऑरेंज होगा नहीं, रेड आपका होगा नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ओके सर, ठीक है सर, पेन दीजिए। ओके, तो देखो बेटा कि नेक्स्ट क्या है कि पैरामीशियम हैज डैश फॉर लोकोमोशन। तो बेटा कि पैरामीशियम जो है, तो पैरामीशियम कैसा होता है बेटा कि आपकी जो बेटा की यानी कि सैंडल वगैरह है बेटा कि उसकी तरह होता है। तो वहां पर बेटा कि क्या होता है, उसकी स्यूडोपोडिया बेटा कि पैरामीशियम हैज डैश फॉर लोकोमोशन। तो लोकोमोशन करने के लिए बेटा ऐसे उसके ऊपर क्या होता है, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सिलिया बोलते हैं, ठीक है। तो सिलिया से क्या करता है बेटा, पैरामीशियम लोकोमोशन करता है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a boy is standing in front of a plane mirror as shown in the figure if he walks 10 meter toward mirror। ठीक है, ये 10 मीटर किधर जा रहा है, मिरर की तरफ जा रहा है। what is the initial distance from him to image if the distance after moving 10 meter toward is 15 meter from the mirror। कह रहा है कि आप मुझे बताओ कि इनिशियल डिस्टेंस इमेज का क्या होगा ऑब्जेक्ट से, अगर ऑब्जेक्ट 10 मीटर मिरर पर जाने के बाद अब कितना दूर है 15, तो कितना मूव किया 10। तो इसका मतलब बेटा कि ये इधर पहले 10 मीटर था, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो गया 15, ये हो गया आपका 10, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 25 मीटर का। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, देन व्हाट इज द इनिशियल डिस्टेंस फ्रॉम हिम टू इमेज। इससे इनिशियल डिस्टेंस कितना है, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिफरेंस कितना है। तो प्लेन मिरर में हमें पता है कि जो इमेज बनती है वो सेम साइज की बनती है, और ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर होता है आपकी इमेज मिरर से उतनी दूर बनती है। तो ऑब्जेक्ट कितनी दूर पर है 25, तो जो हमारी इमेज भी होगी वो कितनी दूर बनेगी बेटा 25 मीटर पर ही बनेगी। तो टोटल डिस्टेंस इनके और इनके बीच का कितना हो गया, यहां से यहां 25 और यहां से यहां 25। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा 50 मीटर। ठीक है, आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता, आप एक बार इसको बैक करिएगा 15-20 सेकेंड, दोबारा देखिएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 100 डिग्री, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिरर एंड इंसिडेंट रे। ठीक है, तो देखो बेटा सबसे पहले तो ये हमारा मिरर है, ठीक है, ये हमारी एक नॉर्मल रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये है एंगल आर, ये है एंगल आई, ठीक है, इंसिडेंट रे, और ये है हमारा रिफ्लेक्टेड रे। कह रहा है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल 100 डिग्री है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि एंगल आई प्लस एंगल आर कितना है, 100 है। तो बेटा एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, ठीक है। तो दोनों इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल आई प्लस एंगल आई इज इक्वल टू 100। तो यहां से 2 एंगल आई आ जाएगा 100
एंगल आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100/2 दैट इज 50। एंगल आई कितना आ गया बेटा 50। अब ये पता है कि नॉर्मल से जो मिरर एंगल बनाता है वो 90 डिग्री होता है, तो अगर ये एंगल 50 तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 50, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीजर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू सिंपल मशीन। तो सबको पता है कि जो हमारी सीजर्स होती हैं वो लिवर और वेज के कॉम्बिनेशन से बनी होती हैं, तो लिवर और वेज आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइए सर लाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ड्रिप इरिगेशन इंक्रीज यील्ड बिकॉज। ड्रिप इरिगेशन का मतलब होता है पाइप की मदद से प्लांट के रूट में ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को पहुंचाना, वो ड्रिप इरिगेशन कहलाता है। तो ड्रिप इरिगेशन से यील्ड क्यों ज्यादा होने लगती है, फसल ज्यादा क्यों उगने लगती है, उसका क्या कारण है? क्या लैंड बिकम सैचुरेटेड विद वाटर? क्या लैंड पूरा वाटर से भर जाता है इसलिए? जी नहीं, ये तो गलत है। सेकंड कह रहा है इट क्रिएट वैक्यूम नियर रूट। क्या वो रूट के नजदीक में वैक्यूम क्रिएट कर देता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है एयर एंड वाटर बैलेंस इज मेंटेन अराउंड द रूट। बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर आप डायरेक्टली वाटर दे देते हो ना, तो क्या होता है कि अगर आपने पाइप के थ्रू पूरा पानी दे दिया तो उससे क्या होगा, एयर का बैलेंस मेंटेन नहीं रहेगा। लेकिन ड्रिप इरिगेशन से पाइप के थ्रू वाटर पहुंचाया जा रहा है, तो वाटर और एयर दोनों का बैलेंस मेंटेन रहता है, तो इसीलिए यील्ड ज्यादा होती है। तीसरा वाला तो बिल्कुल सही है कि इसकी वजह से। फोर्थ कह रहा है कोल्ड वाटर इज सप्लाइड। कोल्ड वाटर का कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा कि बैलेंस मेंटेन रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके किस चैप्टर से है? सिंपल मशीन से है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द मैकेनिकल एडवांटेज दैट इज कॉल्ड एमए ऑफ अ सिंपल मशीन इज ग्रेटर देन 1, देन एफर्ट आर्म इज डैश द लोड आर्म। तो आपको पता है कि जो एफर्ट आर्म होती है वो लॉन्गर होती है लोड आर्म से, तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहां पे आंसर लॉन्गर हो जाएगा, और लॉन्गर के हिसाब से हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि ये कोई आपका लॉजिकल क्वेश्चन तो है नहीं, इसमें सिर्फ एक ही आंसर आना है, तो आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द गिवन फिगर लेंथ ऑफ द स्टिक इज 4.20 मीटर, द फुलक्रम इज एट 0.6 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम लोड, हाउ मच विल बी द मैकेनिकल एडवांटेज। आपको दिया भी है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है बेटा, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। ठीक है, तो एफर्ट आर्म सबसे पहले हम निकालेंगे, तो एफर्ट आर्म का फॉर्मूला होता है, एफर्ट आर्म का जो मेरा फॉर्मूला, हम लोग का फॉर्मूला होगा वो होगा टोटल लेंथ माइनस लेंथ ऑफ फुलक्रम। ठीक है ना, लेंथ ऑफ फुलक्रम। ठीक है, एफ से डिनोट कर देते हैं। टोटल कितना है बेटा 4.20, ये कितना है 0.6, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा बेटा हमारा 3.6। ठीक है, 3.6 आ जाएगा। चलो, तो अब हमें एफर्ट आर्म मिल गई है, कितना है 3.6, लोड आर्म कितनी है 0.6। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 36 बन जाएगा, ये आपका 6 बन जाएगा, तो 6 डिवाइडेड बाई 36 कितना आंसर आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 गलत, 2 गलत, 3 भी गलत, 4 भी गलत, तो बाई मिस्टेक यहां पे 0.6 और 60 दिया है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मुझे लगता है यहां पर पॉइंट गलती से लग गया, आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच प्लैनेट हैव मैग्नेटिज्म अराउंड इट। तो आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है वो मैग्नेटिज्म क्रिएट करता है। ठीक है, तो मर्क्यूरी गलत, वीनस भी गलत, मार्स भी गलत, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अर्थ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो बेटा, द हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट माउंटेन इन द सोलर सिस्टम इज लोकेटेड ऑन। तो जो लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट माउंटेन है वो हमारे मार्स पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मार्स पर जो हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट माउंटेन है उसका नेम क्या है। ठीक है, सभी के सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मार्स हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
Halley's comet takes dash year to complete its revolution around the sun. तो ये बेटा 76 ईयर लेते हैं। कितने ईयर लेते हैं? 76। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। लाइए सर, लाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है येलो स्पॉट्स ऑफ टर्मरिक टर्न रेड व्हेन वी रब सोप ऑन इट, दिस चेंजेस। मान लो हमारे कपड़े पे येलो दाग लगा हुआ है और हम उस पे साबुन रब करते हैं तो वो येलो दाग रेड कलर का हो जाता है। तो बताइए ये कैसा चेंज है? येलो से रेड इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे केमिकल एक्शन हुआ। तो पहला गलत हो जाएगा, फिजिकल की बात कर रहा है। तीसरा गलत हो जाएगा, फिजिकल की बात कर रहा है। केमिकल वाला एक दूसरा है और केमिकल वाला एक फोर्थ है। अब पूछ रहा है कि टेम्परेरी है या इरिवर्सिबल है। तो देखो येलो से रेड कलर होना केमिकल एक्शन होना, और केमिकल एक्शन कोई टेम्परेरी एक्शन थोड़ी होता है। इरिवर्सिबल चेंज आएगा ना कि एक बार रिएक्शन हो गई तो हो गई। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। हाँ, उस रेड कलर को वॉश करने के लिए हम डिसोल्यूशन करवाते हैं, वो फिर कुछ और प्रोसेस हो गया, लेकिन केमिकल एक्शन तो इरिवर्सिबल होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट बताना है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स एक फिजिकल चेंज है, पीसी लिख रहा हूं फिजिकल चेंज। ब्रेकिंग ऑफ एग फिजिकल चेंज है क्योंकि अंडे को फोड़ ही तो रहे हैं सिर्फ। बेकिंग ऑफ अ केक, केक को बेक करना केमिकल चेंज है, सीसी लिख रहे हैं। मेल्टिंग ऑफ वाटर अगेन फिजिकल चेंज है। 3 फिजिकल चेंज, एक केमिकल चेंज। सो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, केमिकल वाला ऑड वन आउट। ठीक है, लीजिए सर। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच प्लैनेट हैज अ डे लॉन्गर देन इट्स ईयर। कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसका साल पहले पूरा हो जाता है लेकिन उसका दिन पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो देखो जो डे होता है वो होता है कि कोई भी प्लैनेट अपनी एक्सिस पर कब कितनी जल्दी रिवॉल्व करता है। तो जो हमारा वीनस है, वीनस क्या करता है बेटा, अपनी खुद की रोटेशन कंप्लीट करने में 243 डेज लेता है। 243 डेज की बात हम लोग अर्थ के कंपैरिजन में कह रहे हैं, और इसका 1 ईयर कंप्लीट होता है 225 डेज में। मतलब ये अर्थ का एक चक्कर 225 डेज में लगा लेता है और अपना खुद का एक रोटेशन कंप्लीट करता है 243 डेज में। तो लॉन्गर देन इट्स ईयर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन 1 वीनस हो जाएगा। लाइए सर, लाइए। इस क्वेश्चन को देखिए, ये बैठ के हाथ से कुछ कर रहा है, मतलब हैंड पिकिंग हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे फिल्टर पेपर की मदद से कुछ फिल्टर छाना जा रहा है, मतलब यहाँ फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो इसके ही रिगार्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि मेथड फर्स्ट इज यूज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम कैम्फर। अब देखो कैम्फर भी सॉलिड है, सॉल्ट भी सॉलिड है। अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा तो क्या हाथ से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इसीलिए पहला गलत हो गया, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में रहेगा ना। पाउडर पाउडर कैसे अलग कर लोगे? सेकंड मेथड सेकंड इज यूज टू सेपरेट टी लीफ फ्रॉम टी। बिल्कुल सही बात है, चाय में से चाय की पत्ती को अलग करने के लिए आप फिल्ट्रेशन मेथड का यूज कर सकते हो, तो दूसरा तो सही है। थर्ड देखिए, मेथड फर्स्ट इज यूज टू सेपरेट ब्रान फ्रॉम फ्लोर। कह रहा है आटे के अंदर जो भी छिलका कोई पत्थर है उसको निकालने के लिए हैंड पिकिंग की जाती है, मेथड फर्स्ट। पर ये तो गलत है, आटे में अब हाथ से थोड़ी करेंगे उसको कुछ भी, तो इसका मतलब थर्ड गलत। फोर्थ है मेथड सेकंड इज यूज टू सेपरेट पेट्रोल फ्रॉम वाटर। अब फिल्टर पेपर में से पेट्रोल और वाटर को गिराएंगे तो दोनों भी आर पार हो जाएंगे, कोई रुकेगा ही नहीं। इसका मतलब ये भी यूज नहीं कर सकते, एक ही करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। लीजिए सर, संभालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि मैग्नेट सेटल अलोंग द डैश डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। कि जब आप किसी मैग्नेट को सस्पेंड करते हो फ्रीली तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में सस्पेंड करते हैं। कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट गलत है, साउथ वेस्ट ये भी गलत है, साउथ नॉर्थ नहीं बेटा, नॉर्थ और साउथ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिस्ट दैट डेवलप द टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट की हेल्प से किन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया था? तो उनका नाम है फेराडे। कौन से साइंटिस्ट हैं? फेराडे। ठीक है, आपको उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन याद होगा। नहीं, सॉरी, आप अभी छोटे बच्चे हो, आपको तो पता भी नहीं होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, लेकिन आपको पता होगा जनरेटर। कि जनरेटर हम लोग शादी में, फंक्शन में यूज करते हैं,
तो जनरेटर में मैग्नेट होता है और जब हम लोग जनरेटर को चलाते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो कौन से भाई साहब, यहां से फैराडे भाई साहब हम लोग के करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ मैग्नेट कंपास इज केप्ट नियर अ बार मैग्नेट वेयर इट विल रिमेन पैरेलल टू बार मैग्नेट। कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक कंपास को किसी बार मैग्नेट के पास रखे तो कब वो पैरेलल शो करेगा। तो बेटा इनसाइड द बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और सबकी डायरेक्शन सेम होती है, तो वहां पर आपका बार मैग्नेट एक पैरेलल की तरह बिहेव करेगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एट द मिडिल पार्ट, एनी प्लेस तो कोई हो ही नहीं सकता, नन ऑफ दिस से कोई मतलब नहीं है, नॉर्थ पोल का भी कोई मतलब नहीं है। द डिवाइस दैट कंप्लीट्स और ब्रेक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ, कि एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक सर्किट को या तो ब्रेक कर दे या तो कंप्लीट कर दे। तो इसका जो ऑप्शन होगा बेटा वो तो स्विच हो जाएगा, कि स्विच को ऑन करते ही सर्किट कंप्लीट होता है, फैन चलने लगता है, स्विच को ऑफ करते ही सर्किट ब्रेक हो जाता है और फैन चलना बंद हो जाता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो। एन इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो हमें पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक बेल है वो किस पर वर्क करता है, वो शो करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है तो हीटिंग होगा नहीं, मैग्नेटिक हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अभी हम तीनों जने ने मिलके आपको 90 तक क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो अब चलिए फटाफट 91 से लेके 100 तक जो जीके के क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कि जीके के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग सैटेलाइट। ऐसा सैटेलाइट जो खुद से चलेगा वो किस कंट्री ने लॉन्च किया? फ्रांस ने? जी नहीं। नॉर्थ कोरिया ने? जी नहीं। रशिया ने? नहीं। चाइना ने वर्ल्ड फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग सैटेलाइट लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर 4 आएगा। नेक्स्ट, विच स्टेट इन इंडिया प्रोड्यूस द मोस्ट रबड़। ज्यादा रबड़ कौन प्रोड्यूस करता है? तो इंडिया के अंदर ज्यादा रबड़ केरला में प्रोड्यूस की जाती है। महाराष्ट्र नहीं आएगा, गुजरात नहीं आएगा, मध्य प्रदेश नहीं आएगा, केरल इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, What is the function of विटामिन B12? विटामिन B12 का क्या फंक्शन है? हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग? नहीं, वो तो विटामिन के का है। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल? जी हाँ, विटामिन B12 रेड ब्लड सेल बनाने में मदद करता है। तो डाइजेशन और बोन का स्ट्रेंथ आएगा नहीं, रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट, What is the role of sodium and potassium in the body? बॉडी में सोडियम और पोटेशियम का क्या यूज है? तो सोडियम पोटेशियम हमारे बॉडी में वाटर का बैलेंस मेंटेन रहता है, ब्लड क्लोटिंग तो अभी अभी बताया विटामिन के, वाटर बैलेंस और मसल फंक्शन। जी हाँ, हमारे मसल्स अच्छे से फंक्शन करे तो उसके लिए ये सोडियम और पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन जरूरी है। सो ऑप्शन नंबर 2। डाइजेशन नहीं आएगा और यहाँ पे विजन, आंखों की क्षमता देखने की, वो नहीं आएगा। वाटर बैलेंस एंड मसल बैलेंस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच एनिमल ब्रीथ थ्रू द स्किन? स्किन के थ्रू कौन ब्रीथ करता है? तो देखो, फिश लंग्स के थ्रू करते हैं, स्नेक के पास भी अपने लंग्स होते हैं, एलिफेंट के पास भी होते हैं, लेकिन फ्रॉग जब पानी में होता है तो वो अपने स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है। सो ऑप्शन नंबर 3 आएगा, फ्रॉग जब पानी में होता है तो स्किन के थ्रू, याद रख लेना। नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन सॉल्ट इज एडेड? अब ध्यान रखना कि मोर सॉल्ट, ये वाली बात याद रखिए, मोर सॉल्ट मोर बॉइलिंग पॉइंट। जितना सॉल्ट ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, क्योंकि सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। बिकॉज सॉल्ट का बॉइलिंग पॉइंट खुद बहुत ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ये कह रहा है डिक्रीज, ये कह रहा है सेम, थर्ड ऑप्शन ने कहा इंक्रीज, तो थर्ड वाला करेक्ट है। क्लियर है? आगे देखिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट? तो रेफ्लेशिया तो लार्जेस्ट है, इसीलिए रेफ्लेशिया तो आंसर आ नहीं सकता। मैंगो लोटस वैसे ही नहीं आएगा, एक ही आंसर आएगा, थर्ड वॉल्फिया स्मॉलेस्ट फ्लावर है। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन रॉक्स इनटू सॉइल?
रॉक्स को ब्रेक करके सॉइल बनाना, इसे क्या कहते हैं? विदरिंग प्रोसेस कहते हैं। इवेपोरेशन नहीं आएगा, कंबशन नहीं आएगा, कंडेंसेशन नहीं आएगा, वेदरिंग प्रोसेस कहते हैं। तो 98 का सेकंड आएगा वेदरिंग। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, Which country has developed a new anti-missile system called Dark Eagle? किस कंट्री ने मिसाइल को रोकने के लिए एक एंटी मिसाइल सिस्टम बनाया जिसको नाम दिया गया डार्क ईगल? ऑस्ट्रेलिया ने नहीं, रशिया ने नहीं, फ्रांस ने नहीं, यूएसए ने, बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने डार्क ईगल को बनाया है। तो 99 का फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मम्प्स डिजीज, mumps disease that was recently seen in news is caused by which agent? mumps disease कौन करता है? वायरस करता है, बैक्टीरिया करता है, फंगस करता है, प्रोटोजोआ करता है? तो प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस नहीं आएगा, वायरस आएगा। मम्प्स वायरस से ही मम्प्स डिजीज होती है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया। आई होप आपको पेपर समझ आया होगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं ये आया होगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।